अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत से हैं? प्रोग्राम 10 मिनट से आपकी खिदमत में हाज़िर है। नई स्टोरी मज़हर तिब्बी की लेके मैं आपको मुख्तसरन ये उसका डेज़िग्नेशन देता हूँ कि वो एक स्टूडेंट था। वो एफसी कॉलेज में पढ़ता था। एफसी कॉलेज जो था ये बड़ा एक पुरअमन और बड़ा एक यहाँ पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता था। अच्छी फैमिली का था, फैमिली बैकग्राउंड भी तकड़ा था और बहन भाई जो थे वो भी माशाल्लाह ठीक थे। मज़हर तिब्बी एक लड़की के माशके में जो है ना उसका जो है ना ये सिलसिला गैंगस्टर का जो सफ़र था ये स्टार्ट होता है। अपने एफसी कॉलेज में वो कोई खिच्ची नाम की कोई फैमिली थी, उनका एक नौजवान इससे कत्ल हो जाता है और मज़हर तिब्बी जो है ना उसके मुकदमे में भाग जाता है, गिरफ्तारी इसकी नहीं होती और ये एफसी कॉलेज के अली हॉस्टल जो था ना वहाँ पर इसने पनाह ले ली और दूसरे जो इस तरह के जो तलबा थे जो जिनकी सरगर्मियां बड़ी मशकूक थी उनके साथ इसकी उठक बैठक स्टार्ट हो गई। मज़हर तिब्बी पढ़ा लिखा था, फैमिली बैकग्राउंड भी ठीक था और जहां तक मेरे नॉलेज में है वो बड़ी इंग्लिश मूवीज देखता था और वो एडवेंचर या इन मामलात का जो है ना बड़ा वो शौकीन था और उसको जुनून था कि मैं किसी भी तरीके से गैंगस्टर या वो बन जाऊं। ये वो लोग बताते हैं जो किसी ना किसी वजह से उसके साथ नौमरी के दौर में जवानी जब बंदा उठ रहा होता है या जवान हो रहा होता है तो उस दौर के जो दोस्त होते हैं ना असल में बंदे की जो औकात और बंदे की नफ्सियात या दोस्त की नफ्सियात को ज्यादा वो समझते हैं। लड़कपन की उम्र होती है, बंदा ओपन नंगा होता है हर बंदे के सामने, हर तरह की हरकत वो दोस्तों के सामने कर लेता है और वो सारी जिंदगी उसके मरने तक वो चीजें जो है ना उसके साथ लगी रहती है, वाकयात उसके साथ मनसूब हो जाते हैं। मज़हर तिब्बी का एक और भाई था, उसका नाम था अजहर गुज्जी। ये दोनों भाई, इन दोनों के ऊपर वो एफआईआर थी, अजहर गुज्जी पे और मज़हर तिब्बी पे। ये गालिबन जो एफआईआर थी ये मेरे अंदाजे से लिबर्टी थाने में या जो भी वो एफसी कॉलेज का जो थाना लगता था वहां पे एफआईआर दर्ज होती है। तो ये इनको पुलिस जो है ढूंढना शुरू कर देती है और इसी दौरान जो है उसी कत्ल में एंटी डकैती स्टाफ किला गुजर सिंह में मेरे अंकल जो थे चौधरी फिरोज इंस्पेक्टर, वो उनके एसपी गुल असगर साहब वो जो स्टाफ अफसर थे और उनको ये टास्क मिला हुआ था कि लड़कों को गिरफ्तार करें। अब नाजरीन बात यह है कि आप लोग कहते हैं बात सच्ची करें, मैं एक तरफ तो जो बात होती है उसको सच करता हूं तो आप लोग ऊपर से कहना शुरू कर देते हैं कि इस बात जो है वो आप ये ऐसे नहीं है वैसे नहीं, या तो फिर सच सुनने की आप आदत डालें। मेरे अंकल चौधरी फिरोज महकमा पुलिस के अंदर उन जितना जाबर या आप यूं कह लें जितना जालिम पुलिस ऑफिसर मैंने नहीं देखा। जो लोग उनके साथ रहे हैं या जिन लोगों ने उनकी तफ्तीशें काटी हैं, आप उन लोगों से पूछिएगा कि उनका क्या नाम था और उनके पास जो दौरान तफ्तीश मुलजम रहता था उसकी कैफियत क्या होती थी। बंदे मारने में, जैली पुलिस मुकाबले करने में और इनकाउंटर के वो स्पेशलिस्ट माने जाते थे। गुल असगर उनको स्पेशली फिरोज ये टास्क मैंने तुम्हें दिया ऐसे कह के वो उसको फाइल देते थे और अंकल फिरोज उसका रिजल्ट ढूंढ देगी। मज़हर तिब्बी की वालदा को अरेस्ट करके लाए हैं। ये बात मुझे करनी नहीं चाहिए सोशल मीडिया पे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ये स्टोरी शुरू कहां से होती। चौधरी फिरोज साहब जो थे मेरे अंकल लगते थे कि साहब से, उनका बेटा कलबेबाज जग्गा मेरा बचपन का दोस्त था, आज वो दुनिया में नहीं है, मेरे भाइयों की तरह था, फैमिली मेंबर था हमारा। तो मैं और जग्गा तकरीबन चौधरी फिरोज साहब बस बहुत टाइम हम एक्सपेंड करते थे, उनसे बड़ा नॉलेज लेते थे। वैसे ही शौक था मुझे कि बैठ के जरा दुनिया को देखूं दूसरी नजर से कि क्या बाहर हो रहा है। मज़हर तिब्बी की वालदा को इन्होंने ला के चौधरी फिरोज साहब ने और इनके स्टाफ अफसरों ने, आप यूं कह लें कि वो हरकतें की हैं जो नहीं करनी चाहिए। इन्होंने तशद्दुद किया उसकी वालदा पे और जब ये बातें मज़हर तिब्बी को पता लगी हैं तो उन दिनों में जो ये जो थी ना ये धींगा मुश्ती पुलिस की और ये जो शूटर्स थे ये स्टार्ट होनी थी, ये अभी स्टार्ट नहीं हुई थी कि पुलिस के साथ कोई इस तरह का मामला स्टार्ट हो जाए। अब उसी जो है ना दौरान तफ्तीश एक पुलिस था, एक सब इंस्पेक्टर गालिबन था, उसने मज़हर तिब्बी की वालदा के साथ बहुत बढ़ चढ़ के जो है ना ज्यादती में हिस्सा लिया। इस बात का मज़हर तिब्बी को पता लग गया। इन्होंने मफरूरी में उस सब इंस्पेक्टर को उठाया और ले जाकर ये गुलबर्ग में जो कब्रिस्तान है वहां पर उसको पहले गोलियां मारी और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को जला दी। पुलिस मामले कुत्तों की तरह, जिस तरह होता है ना कि उनका अगर आप जख्मी कर दें तो इसी तरह जो है ना पुलिस में, मुझे कुत्ते का लफ्ज तो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ये मैं मिसाल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, या यूं लगा ले कि किसी शेर को अगर आप जख्मी कर दें तो जख्मी हालत में आप उसे क्या करेगा। मिसाल को दूसरी तरफ ले जाता हूँ तो क्योंकि मेरे मुंह से निकला हुआ एक लफ्ज जो है ना वो फिर आप लोगों को मौका मिल जाता है और मैं नहीं चाहता आपको में से किसी को मौका मिले। पुलिस वाले मेरे साथ वो भाई हैं
जो पुलिस वाले मर जाते हैं, मैं उनको शहीद इसलिए नहीं कहता, सब शहीद नहीं होते। जो वर्दी में होगा ना, वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, वो यकीनन शहीद होगा। बाहर क्या, उसने डेड बॉडी जला दी। उसके बाद पुलिस ने चौधरी फिरोज साहब जो थे, ये उस वक्त ये एंटी स्टाफ किला गुजर सिंह थे। जिस वक्त ये सब इंस्पेक्टर को जलाया जाता है, उस वक्त चौधरी शफकात साहब इछरे डीएसपी थे। और चौधरी शफकात साहब ने स्पेशली चौधरी फिरोज साहब का तबादला इछरे करवाया और उनको एसएचओ जो है ना वो बना दिया, इछरे थाने का एसएचओ बना दिया। अब जब ये पुलिस वाला आपको बताया कि ये उनको मार देते हैं, पुलिस वाले को शहीद कर देते हैं, जला देते हैं उसकी डेड बॉडी को, तो उस वक्त चौधरी शफकात साहब एक टीम लेकर अली हॉल के अंदर एफसी कॉलेज में रेड करते हैं। अब जब वो रेड होता है तो ये स्टूडेंट्स, इन्होंने बोतलों के अंदर पटास या बारूद वगैरह डाल के, कोई चीज क्रैकर टाइप ना कोई लगा के, उसमें वो रुई वगैरह लगा के, तो पेट्रोल बम भी आप कह लें उसको, तो इन्होंने क्रैकर उसका नाम रखा हुआ था। इन्होंने आगे से मजर तिब्बी वगैरह ने पुलिस पर क्रैकरों के साथ हमला किया। उस वक्त के अखबारात अगर किसी ने पढ़े, उनकी शायद सुर्खियां ये होती थी कि अली हॉल के अंदर से ग्रेनेटों से पुलिस पर अटैक हुआ। पुलिस और ज्यादा ये मिले नहीं, पुलिस इनके पीछे चढ़ गई, पुलिस ने इनको ढूंढना शुरू कर दिया। इवन के यहां तक हो गया कि पुलिस के जितने भी सीआईए थे, उनको स्पेशली टास्क दे दिया गया कि आप किसी भी तरीके से मजर तिब्बी को गिरफ्तार जिंदा या मुर्दा करें। सारे लाहौर शहर की पुलिस, मुझे चूंकि ज्यादा इसलिए पता है कि अंकल फिरोज इससे बड़े अलर्ट होते थे, वो यही बात 12 दफा अपने बेटे जग्गे को कहते थे कि यार वो बाहर जो गनमैन खड़ा होता है ना घर के, उसको को वो नुक्कर पे खड़ा हुआ करे, यार ये जो है ना, ये बड़े इस वक्त जो है ना बड़े फील्ड में बड़ी इनकी जो है ना उड़ान ऊंची जा रही है, तो ये चीजों का ध्यान रखा करो। मेरा दोस्त जग्गा जो था बड़ा बहादुर था, बड़ा दिलेर था और बहुत ज्यादा दिलेर था, यानी कि आउट ऑफ द वे आप अंदाजा लगा लें। खैर वक्त गुजरता रहा। 89 में ना रईस कालिया हमारा, वो मेरे दोस्त, बड़ा प्यारा मेरा भाई था, उसको पुलिस वालों ने जो है उसको इस तरह से जिबा किया है। बकरा ईद थी और जिस वक्त एक रात पहले वो गिरफ्तार हुआ है, तो उसी रात उसको पुलिस वालों ने जिबा कर दिया, उसकी बाजू तोड़ दिए, नमक की थैलियां बांध दी, उसके जिस्म की हड्डियां बाहर निकली हुई हैं और उसके जिस्म पे सिगरेटों के निशान हैं और सारा जिस्म उसका जो है ना तकरीबन उसको सिगरेटों से जलाया हुआ है। अब इस तरह का बेहमाना कत्ल, यानी कि ये तो मेरे मानने में तो नहीं आता कि इस तरह भी पुलिस वाले किसी बंदे को इतना ही नीच समझ गए कि इसके पीछे को वाली वारिस नहीं है, तो फिर तो बात समझ में आती है। खैर बहरहाल ये वाकया इसी तरह है। उस रईस कालिया की डेड बॉडी को देखने के बाद स्टूडेंट्स जो इश्तियाल में आ गए और उस दिन लाहौर शहर की तारीख का सबसे बड़ा हंगामा मॉल रोड पे हुआ है। उस हंगामे की वजह से ना अखबारात की शायद सुर्खियां इतनी ज्यादा हो गई थी, अखबारात ने उस वाकये को इतना हाईलाइट किया था कि उसी रात रियाज फतेहाना की एक माल रोड, अपर माल रोड से 1 माल रोड जो है, वहां से रियाज फतेहाना की कोठी से आतिफ चौधरी पकड़ा गया और उसी रात चौधरी फिरोज साहब ने फैसलाबाद से, इसको इस्लामाबाद से इसने उड़ना था तिब्बी ने, फैसलाबाद इलियास चौंठिया, चौंठ चक फैसलाबाद का एक गांव है, तो वहां पे इलियास जट थे। वो कौन है बंदा जो फैसलाबाद का कहे, मैं उनको नहीं जानता। मजर तिब्बी उनके पास मफरूरी काट रहा था और चूंकि वो दुश्मनदार थे। यही बातें मैं आप लोगों को कहता हूं कि जब ये दुश्मनी परवान चढ़ेंगी तो ये मफरूर जराइम पेशा अफराद उनके लिए पनाहगाहें बनेगी। मेरा आपको दर्ज देने की वजह यह होती है कि एक दुश्मनी या 2 घरानों की दुश्मनी कई नस्लों को तबाह कर देती है। इलियास जट चूंकि दुश्मनदार था, मजर तिब्बी ने उनके ऊपर हवाई जहाज के अंदर दुश्मनों ने अटैक करवाया इलियास चौंठ चक वाले के ऊपर, और उसके बदले में मजर तिब्बी ने उनकी खातिर बेशुमार मर्डर फैसलाबाद में किए। शक्लो सूरत से ये क्रिमिनल लगता ही नहीं था, इस चीज का ये एज लेता था और जिस जगह पे मर्जी खड़ा होके शुरू स्टार्ट में, जिस वक्त ये गैंगस्टर था या जिस वक्त ये शूटर था, फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रमोशन होती गई ना, फिर बंदा वो अपने आगे बंदे रख लेता है। इसी तरह वो एक लगा हुआ बीज जो आगे तनावर दरख्त बन जाता है। मजर तिब्बी जो है फैसलाबाद से निकलकर ये इस्लामाबाद के लिए रवाना हुआ और वहां से इसने ऑस्ट्रेलिया भागना था। अंकल फिरोज के पास ये इंफॉर्मेशन थी। इन्होंने एंटी डकैती स्टाफ किला गुजर सिंह की पुलिस, लाला रोशन, मक्खन खान साहब, चौधरी रशीद, सरफराज उसका नाम था,
सरफराज वाला गालिबन नाम था उनका, या एक और थे वो। तो ये सारी पुलिस की जो जो बहुत डेंजरस पुलिस थी ना, एंटी डकैती स्टाफ किला गुजर सिंह की, जो बंदों को यकीन करें उनके पेट फाड़ के उनको दरियाओं में फेंकते थे, मुजरमान को और मुलजमान को, कि ये कहीं उबल के ये लाश जो है ना बाहर ना निकला है, बॉडी इन्होंने फेंक दी। ये वो पुलिस थी। ये सारे पुलिस वाले वहां पे तिब्बी को पकड़ने गए हैं, इन्होंने अरेस्ट कर लिया। अंकल फरोज ने जब तिब्बी को पकड़ा है तो गाड़ी के अंदर ही उसने कहा था, फरोज साहब तो आपका नाम? उन्होंने कहा मेरा नाम फरोज है। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे घर एक दो तुम्हारे घर गया हूं, मैं रॉकेट लॉन्चर तुम्हारे घर मारने लगा था। और देखें कि वो पुलिस की कस्टडी में ये बयान दे रहा है, किन पुलिस वालों को, जिन्होंने एक तारीख रकम की हुई थी कत्लो गारत की, कि उनके कागजों में माफी नहीं थी, जो फोर्स इसको पकड़ने गई हुई थी उनको यह था कि अगर कोई मूवमेंट करे तो ओके कर देना। खैर वो अपनी जगह बड़ा मजबूत था, पढ़ा लिखा था, और उसके पीछे MPA MNA, वजीर सेहत, वजीर तालीम, इवन के गुलाम इसहाक खान जो हमारे सदर पाकिस्तान थे उस टाइम पे, उनका दामाद इसका सफारशी था। गुलाम मुस्तफा खर, उनका बेटा बिलाल खर, ये उसकी मुलाकातों में कोट लखपत जेल आते थे। ये बहुत बड़ी बात थी। खैर बहरहाल मजहर तिब्बी को एंटी डकैती स्टाफ किला गुजर सिंह की पुलिस लेके आई है। नाज़रीन आप यकीन कीजिएगा, ये बात वो है कि इसमें कोई अभाम नहीं है कि अगर आप मुझे कहें ये ऐसे नहीं तो वैसे नहीं, जो मैंने कह दिया वैसे ही है। मजहर तिब्बी को जिस वक्त पकड़ा इन्होंने पुलिस वालों ने और लेके थाने आए हैं, उस रात एंटी डकैती स्टाफ किला गुजर सिंह में किसी पुलिस अफसर ने अपनी जो ड्यूटी करना है ना, वो उनको पता था हालात नासाजगार हैं। इसका भाई अजहर गुजी रॉकेट लॉन्चर के साथ थाने पे अटैक कर सकता है। एक्स्ट्रा नफरी लाइन से मंगवाकर किला गुजर सिंह के ऊपर, दीवारों के ऊपर, छतों पे पुलिस चढ़ा दी गई। सिर्फ एक मजहर तिब्बी जो कि एक स्टूडेंट था, पहले शूटर था, फिर वो अपनी फील्ड में इतना आगे निकल गया कि वो उसके लिए बाहर से पुलिस मंगवा के पूरे थाने पे नफरी तैनात की गई। जब ये मजहर तिब्बी को पकड़ के लाए हैं तो उस वक्त तो मैं नहीं था थाने, लेकिन हमें ये वाकया उसी रात कांस्टेबलों से, थाने के मुलाजमीन से पता लगता है। वो मुलाजमीन ये बताते हैं कि तिब्बी को लाके इन्होंने नीचे बेसमेंट में बिठा दिया एंटी डकैती स्टाफ किला गुजर। वहां पे कोई पंखा नहीं था, तो तिब्बी को इन्होंने बिठाया हुआ है, दरवाजा बंद किया, और वो चौधरी फरोज साहब कह रहा है मैं आपके घर गया हूँ एक दिन मारने, तो रॉकेट लॉन्चर मारनी थी, ऊपर या अली मदद लिखा हुआ था, तो मैं चूंकि शिया हूं तो मैं अली के नाम पर लॉन्चर नहीं मार सका। दूसरी दफा मैंने आपको एक स्कूटर के ऊपर चुबुर्जी पकड़ना था, मेरा आपका टाइमिंग नहीं वो मैच हो सकी। और तीसरी दफा मैंने आपको एंटी डकैती स्टाफ करना था और मैं हालात बेहतर ना होने की वजह से मुझे निकलना पड़ गया। तो अंकल फरोज आगे से बोले नहीं थे, वो आज भी जिंदा हैं, मेरे वो बुजुर्ग हैं, मैंने खुद उनसे बड़ी मारें खाई हैं, लेकिन मैं गलत बात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने आपसे वादा किया हुआ है, मेरा कोई ऐसा ताल्लुक ना हो कि मुझे बात रख के करनी पड़ जाए, लेकिन अगर करूंगा तो सच करूंगा या नहीं करूंगा, ये मेरा, आप मेरे मतलब को समझा करें। मैं जो बात करूंगा सच होगी। तो जो हाँ मैंने किसी दोस्त को, भाई को, किसी अपने चाहने वाले को मैं फेवर देनी चाहूंगा, मैं वो वाकई आपसे शेयर नहीं करूंगा। मजहर तिब्बी का जो था ना बड़ा प्रेशर था। मैंने एक दफा किसी को बताया तो मुझे गालिबन किसने कमेंट किया, जी ये बात नहीं, ऐसे नहीं है। हुआ ये था, मेरा एक दोस्त है, उसका नाम भी शकील हसन उर्फ जगा था, सारी दुनिया से जान दिया, आज भी वो स्पेशल ब्रांच में इंस्पेक्टर हैं। इन्होंने और एक हामद सब इंस्पेक्टर थे, कृष्ण नगर में उनकी रिहाइश थी। ये ट्रेल मोटरसाइकिल पे बहुत ज्यादा एक्टिव पुलिस अफसर थे। ये इनकी एक टाइम पे इनकी हवा 7वें आसमान पे गई है, शकील हसन जगे वगैरह की, जिन्होंने रईस कालिए को, एहसान अशरफ भट्ट के साथ मिलके तनवीर और जो जहीर बाऊ जो थे गड़ी शो वाले, उनके घर से अरेस्ट किया था। ये वो टीम थी। ये मजहर तिब्बी के पीछे टास्क मिला हुआ था, ये भी चढ़े हुए थे। उन दिनों पुलिस के ऐसे ही उन्हें ट्रेलें मिली हुई थी। ये ट्रेल मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, इनको लिबर्टी मार्केट चौक के करीब इनका आमना सामना एक ऐसी गाड़ी में होता है और इनको शक पड़ता है इस गाड़ी में मजहर तिब्बी है, कि थोड़ा सा उसका पीछा करते हैं। तो ये बकौल शकील हसन जग्गे के, मैं उनका नंबर भी कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आजकल गालिबन दाता दरबार चौकी में या इधर ही कहीं हैं, नंबर 12 मैं आपको नीचे लिख दूंगा, आप उनसे कंफर्म कर लीजिएगा। FIR जो दर्ज हुई है लिबर्टी मार्केट थाने में, उसमें ये लिखा गया है कि मुलजमान ने ऐसे असले से फायरिंग की जिसमें से लाइट्स तो, आग तो निकली लेकिन उसके हॉल बरामद हुए। ये एक सवालिया निशान है आज तक। एक हॉल, और वो जिस इनकी मोटरसाइकिल पे लगा है, और एक गाड़ी को पीछे थी खातून और एक खामन था उसका ना, वो गाड़ी में ऐसे ब्रेस्ट पूरा लगा हुआ था, वो खातून और वो खामन, जो पता नहीं FX कौन सी गाड़ी थी। तो वो गाड़ी में से 7-8 फायर ना, जब ब्रेस्ट का पता इसी तरह लगता है, जब वो लाइन में फायर लगे हो ना तो पता लगता है ये ब्रेस्ट चला हुआ है। तो वो अब ब्रेस्ट भी चला है, ना बुलेट्स को अंदर सिक्का मिला है, ना सड़क पे कुछ सिक्का मिला है, ना गाड़ी का चला हुआ पिस्टल का ना चला हुआ कोई हॉल मिला है।
तो ये सारी चीज़ें एक सवालिया निशान बन गई थी, जिससे पुलिस ने ये अंदाज़ा लगाया था कि इनके पास इतना जदीद असला है जिसमें शायद बुलेट्स भी नहीं पड़ती, लेकिन काम वो गन वाला ही करती है, लेज़र कह लें या जो भी कह लें। मैं तो खुद नहीं इस बात को मानता, लेकिन ये टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे थे। ये मेरी बात, अब सब व्यूअर्स इस पे कोई कमेंट ना कीजिएगा, मैं आपको जो बात कह रहा हूँ 110% है। इन्होंने वो ये सारे वाकयात जो है ना गिरफ्तारी से पहले के हैं। इस दौरान इनकी लियाज चौंठी के अलावा ना राना सरवत एक किरदार हुआ है बड़ा तारीखी किस्म का। वो बंदा इनका उस्ताद था। मजहर तिब्बी नारंग मंडी में किसी रेफरेंस से उनके पास जाता है, वो मजहर तिब्बी को कहता है कि यार क्या कर रहे हो तुम, इतने बंदे मार लिए तुमने। इन्होंने अपनी स्टोरियां सुनाई, सारा जो भी मामला था। वो बंदा बड़ा एक मास्टरमाइंड आदमी था, और आप यकीन करें मैंने अपनी लाइफ में इतना कारीगर आदमी नहीं देखा जितना राना सरवत था, जिसको क्रुक क्रिमिनल कहते हैं। मैं उस बंदे के लिए वो लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि वो 95 में 94 में गालिबन कोट लखपत जेल में थे, और उनको पुलिस ने तशद्दुद करके टेढ़ा कर दिया हुआ था राना सरवत को ना। तो अभी पिछले दिनों मुझे किसी ने बताया कि उनकी डेथ भी हो गई है। राना सरवत ने इनको समझाया कि बेटे आप ये काम करो, आप मेरे छोटे भाई हो, आप ये काम करो कि यहाँ पे बंदे जो है ना कोई अमीर, उनको अगवा करो, उनको अगवा करके लाहौर में किसी भी अच्छी जगह पे उनको बांध के रख दो, और बाहर के किसी फोन नंबर से उनको उनके घरों में कॉल करवाओ, और बाहर के मुल्क में ही जब पैसा ट्रांसफर करो और यहाँ पे बंदा छोड़ दो। तो इनको समझ आएगी ये तो काम ही बड़ा आसान है। फिर इन्होंने मजहर तिब्बी एंड कंपनी, जिसके अंदर एक जावेद मूदा नाम का लड़का था, ये नाम उनके साथ मैच नहीं करता, ये लड़का एक था गड़ी शो का ही लड़का था। उसके अलावा जो उनका अपना गैंग था उसमें इनका भाई अजहर गुज्जी, जिसको गुज्जू भी कहते हैं, अभी पिछले दिनों इंग्लैंड में उसकी मेरा गालिबन उसके भाई की डेथ हो गई है, वो जो था वो भी इसके साथ बड़ा मुतहरक था इसके गैंग में। और इनकी ज्यादातर दोस्ती जो थी ना वो लड़कियों के साथ थी, और ज्यादातर वो लड़कियां एक इतनी रिच फैमिली से होती थी कि पुलिस वाले, उस वक्त की पुलिस वाले जो कि जिनकी खलड़ी में खौफ नहीं था, उन कोठियों की बैल ये भी नहीं बचा सकते थे, वो मफरूरी ऐसी जगह पे काटते थे। उनके पास जो गाड़ियां होती थी उन पर वजीर सेहत की प्लेटें लगी होती थी। और लास्ट टाइम भी जिस गाड़ी से वो अरेस्ट हुआ है, जब तिब्बी को पकड़ा गया है, फैसलाबाद शहर के अंदर से इस्लामाबाद जाते हुए, चौधरी फरोज एंड कंपनी ने एंटी डकैती स्टाफ किला गुजर सिंह की पुलिस ने, तो उस वक्त भी गाड़ी उसके पास जो थी ना, ब्लैक कलर की एकॉर्ड थी, उसके आगे वजीर सेहत की प्लेट लगी हुई थी, फ्लैग लगा हुआ था उसके ऊपर, लेदर का वो जो होता है ना वो चढ़ा हुआ था, जो झंडे को छुपाने के लिए जो चढ़ाया होता है। तो वो गाड़ी वहीं पे एंटी डकैती स्टाफ किला गुजर सिंह की खड़ी थी। अब दौरान तफ्तीश ये सारी वाकयात, ये बातें राना सरवत ने, खैर बात भूल जाने लगा था मैं, फिर आपको उधर ही आता हूँ। राना सरवत ने इनको समझाया कि बेटे ये काम बड़ा आसान है। इन्होंने एक बंदे को अगवा किया, उसका नाम था जुल्फकार सेठी। वो बंदा जो बुर्जी चौक में आज से 35 साल पहले एक रेस्टोरेंट था, और बहुत ही डिसेंट रेस्टोरेंट था, उसका नाम था पाम रेस्टोरेंट। उस रेस्टोरेंट के मालिक का नाम था जुल्फकार सेठी। उसको इन्होंने अगवा किया। उसको अगवा करने के बाद इन्होंने गालिबन 2 करोड़ रुपया उस वक्त, यानी कब, ये 89 या 90 में, 89 होगा, 89 ही है, 89 या 88 के एंड में होगा। इन्होंने पहला अगवा बरे तवान 2 करोड़ रुपया लिया, जो आज 5 अरब से भी ज्यादा होगा, या 10 अरब आप लगा लेना मेरे अंदाजे के मुताबिक, इतनी पैसे की उस वक्त वैल्यू। जाहिर है अगर आपको एक जगह से आप हाथ आगे करते हो या काम करते हो, आपको चस्का पड़ जाएगा दोबारा कि यार ये तो काम ही बड़ा आसान है। नाजरीन, इन्होंने फिर अगवा बराए तवान, जो इनको बहुत ज्यादा आसान और बहुत ज्यादा बेहतर काम नजर आया, इन्होंने वो स्टार्ट कर दिया। लोग इतने जो है ना चैनल बन चुके हुए हैं, और अपने चैनल्स को चलाने के लिए ये बेगैरत लोग, जिनका मकसद ही सिर्फ अनारगी फैलाना है, जिनका मकसद, बात वो इस तरह सुनाते हैं कि जैसे इनका बाप कोई क्राइम फाइटर था, या इनका बाप कोई एक बहुत बड़ा डॉन था, या इनके बाप ने बड़ी दफा जेलें काटी हैं। इन लोगों ने क्राइम को बड़ा नजदीक से देखा हुआ है। आप चैनल लगा लें, सबसे पहले स्टार्ट हो गया जी इसने 2 दर्जन अफराद को कत्ल कर दिया। तो यार 2 दर्जन का मतलब 24 अफराद होता है। हैं ऐसे बंदे जिन्होंने 150, 200 बंदे कत्ल कर दिए हैं। मैं जानता हूं, उनके नामों से भी मैं आगाह हूं, और लेकिन ये लोग वो नहीं थे। मैंने आपको 12 दफा ये बात बताई है, इतने कत्ल मजहर तिब्बी की तरह, जिसका फैमिली बैकग्राउंड होगा, और जो एसी, चल आप यूं कह लें, जो एसी में सोने वाले बच्चे होंगे ना, वो इतने जालिम नहीं होंगे। जब मेरा पॉइंट आप नोट कर लीजिए, मैं आपको कहता हूं ना प्रोग्राम में, मजहर तिब्बी वगैरह ने कोई कत्ल शतल नहीं किए हुए, कोई साबित करे मुझे।
आप मुझे कमेंट बॉक्स में आ जाइएगा, सारी दुनिया आ जाए, मुझे बताया उन्होंने किसको कत्ल किया हुआ है। उनका काम सिर्फ अगवा बराए तवान था, इसके अलावा वो कुछ नहीं करते थे। अगर उन्होंने अलियास चौंट चक वाले के लिए कुछ बंदे कत्ल किए होंगे तो नामालूम FIR पेंडिंग पड़ी होंगी। अगर उन्होंने राने सरवत के लिए कुछ कत्ल वगैरह किए होंगे तो वो किसी के इल्म में भी नहीं है, जो वो तो ब्लाइंड मर्डर हो गए ना। FIR की बात कर रहा हूं, इनके ऊपर कत्ल की कोई FIR स्वाय वो जो सब इंस्पेक्टर इन्होंने जलाया, जो खिची लड़का इन्होंने मारा लड़की की वजह से, इन 2 कत्लों के अलावा तीसरा कत्ल आपने मुझे बताना है इनके ऊपर कौन सा है। अब जब ये पकड़ा जाता है ना, तिब्बीस की गाड़ी से जो है ना 2-3 वेपन बरामद होते हैं। उनमें एक गालबन रॉकेट लॉन्चर थी, जो जराये से पता लगा कि ये रॉकेट लॉन्चर इन्होंने नईम हैदर भट्ट, जो मजहर तिब्बी का मुकदमेवार था, वो 7 साल सजा हुआ था इस रॉकेट लॉन्चर में, तो वो कैंप जेल में था। मदर तिब्बी वगैरह कोट लखपत जेल में होते थे। अब ये पिछला सारा जो है मामला, वो जेल में आ गया। अब जेल के अंदर मेरी इसके साथ मुलाकात होती है और इसे मैं बताता हूँ एक मुलाकात में कि मैं अंकल फरोज का भतीजा हूँ। फिर वो सारी बातें रिपीट हुई कि यार वो आपके अंकल जो हैं बड़े, यानी इवन कि मुझे यहाँ तक कह दिया कि यार ये पुलिस वाला नहीं है तो बेगैरत है, इसको तो ज़िबा कर देना चाहिए। फिर मैंने उसे बताया कि मेरे वो सगे अंकल नहीं है, क्योंकि हालात का जायजा लेके बात करनी होती है। उसका माहौल एक तो बहुत ज़बरदस्त था, दूसरा वो मेरे अंकल भी नहीं थे। वो बुरा कह रहा था, या तो मैं उससे लड़ता तो या मैं इस बात से मुकर जाता कि मेरे सगे अंकल नहीं है। मैंने बेहतर ये समझा कि मैंने उसको बताया कि मेरे वो सगे अंकल नहीं है, मेरे वो दोस्त के वालिद हैं। खैर उसने बड़ी उनकी वो की कि जी वो उन्होंने मेरी वालदा के साथ बदतमीजी की थी, तो मेरी ख्वाहिश थी, चले बहरहाल जो भी होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो मेरे नेचर से फॉलो होगा, उसको पता लग गया कि मैं ज़्यादा का भाई हूँ और मेरा भाई इन सबसे सीनियर था, कम अज कम मदर तिब्बी वगैरह से सीनियर था। वो 86 में मर्डर हो चुका हुआ था, इनका दौर 89 में मर्डर किया इन्होंने FT कॉलेज में। दोस्ती ज्यादा अच्छी हो गई, इवन के यहाँ तक हो गया कि कोट लखपत जेल के अंदर मजहर तिब्बी अपनी 13 चक्की के दरवाजे के अंदर से ना वो बाहर खड़ा होना अपनी तौहीन समझता था कि मैं बाहर खड़ा हो जाऊं। वो उसको शोभदाबादी, बड़ा डिसेंट था वो मजहर तिब्बी। मैंने जितनी ताकत उस बंदे में थी, जितना माहौल उसका था, तो वो अगर किसी वो इस तरह के वो जो निचली फैमिली के होते हैं, जो मैं आपको बताता रहता हूँ, उसने फट जाना था अंदर, वो नहीं पहुंचा सकता था। ये चूंकि घर पीछे से घर गिराने वाला था, तो ये नहीं इस चीज़ों को अच्छा समझता कि मैं बाहर खड़े होकर कैदियों को, ये बेचारे मुशक्कत पे जा रहे हैं, तो मुझे मुशक्कत का सदर पाकिस्तान नहीं कह सकता, तो ये लोग कॉम्प्लेक्स का शिकार होंगे। इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बाहर नहीं खड़ा होता था। इतना को वो समझदार था कि किसी का दिल जो है ना, वो दिल आजारी ना हो कि यार तिब्बी ये भी कैदी है। 25 साल कैदी था और 7 साल उसको एक और असले में वो जो है ये लॉन्चर्स वगैरह इनमें अलग से एक सजा हुई थी। तो वो 32 साल सजा होने के बावजूद जो है एक दिन वो मुलाकात करने के लिए मुलाकात के शेड में नहीं गया। ये एक रिकॉर्ड है। उसकी मुलाकात पे 200-250 से कम बंदे, हर मुलाकात पे इससे कम लोग नहीं होते थे, 200-250 से ज्यादा ही होते थे। अब यकीन करें 12 दफा आपको बता चुका हूं कि लड़कियों ने पेंटें पहनी होती और पुलिस मुलाजिम जेल वाले पता क्या कहते थे, ओ भाई है ते वजीर ते इन्हां दे पिछे सदर ने, ओ छड़ दो चोई साहब सदरां तक दियां गल्लां ने। यानी उनको इतना प्रेशर था मदर तिब्बी का। उसको जब तारीख पे लेके जाते थे, फैक्ट्री में जाता था। जेल कोट लखपत के अंदर एक फैक्ट्री थी जहां पे कैदी मुशक्कत करते हैं, वहां पर बाकायदा तौर पर जिन लोगों के कोर्ट जो केसेस जो हैं वो जेल में जिनके ट्रायल जो जेल के अंदर होते थे, उनको जेल के अंदर जज के सामने पेश किया जाता था। नाजरीन, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मजहर तिब्बी को जेल की गार जेल के अंदर लेने के लिए आती थी और उसका प्रोटोकॉल किस तरह से होता था। मैंने मियां नवाज शरीफ का भी ऐसा प्रोटोकॉल ना देखा ना सुना है, उनके साथ ही मैं भी अंदर था। मियां साहब ये सिक्योरिटी वार्ड में थे और मैं हाई सिक्योरिटी जेल में था। रात को मुलाजम आ गए एक एक बात के मियां साहब सजदे से नहीं उठ रहे, मियां साहब 24 घंटे इबादत करते हैं, तो सारी बातें मुलाजिम बता। इस तरह जेल की बातें छुपी रहती। मजहर तिब्बी को मैंने देखा है ब्लैक कलर के माइकल जैक्सन जैसे वो कोके शोके लगे हुए हैं और ऐसे लग रहा है जैसे ये बंदा कोई शूटर, कोई गैंगस्टर, बड़ा उसने अजीब सा लिबास, सन ऑफ एनर्जी की जैकेट पहनी हुई है और ऐसे शशकलों बाजू रखे हुए हैं और वो चल रहा है। और साथ एक चीफ है, एक असिस्टेंट है, 3 कांस्टेबल हैं और वो मजहर तिब्बी उनको कह रहा है कि यार ये पौधे जो है ना इनके पत्ते काटो, जैसे वो बाहर से दौरे पे आया हुआ है। बड़ा इंप्रेसिव पर्सनैलिटी थी। और जब वो जज के पास जाता था, आप यकीन करें जज उसको अपने सामने कुर्सी पे बिठाता था। अब पता नहीं अदलिया उसके आगे बेबस थी या अदलिया को उसके सिफारिशियों का प्रेशर था, ये मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह था कि वो मुल्ज़म होने के बावजूद जज साहब के साथ बैठा होता था। गप्पें लग रही हैं, बिस्किट चल रहे हैं, चाय 1.5 बड़ी और तिब्बी फिर वापस चले जाता 13 चक्की में। बड़े बड़े बंदे, सुहेल ज़िया भट्ट साहब, हाजी मुनव्वर मंज साहब, आप मौलाना आजम तारक साहब, इतना उनका माहौल था। ग्रेट पर्सनैलिटी। ज़ियाउर रहमान फारूकी साहब, जबरदस्त इंसान,
लेकिन ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये लोग इतने जेलों के नहीं थे, इतना इनको पता नहीं था कि हमारी ताकत कितनी है और जेलों के अंदर हमने इस ताकत को दिखाना कैसे है। तो मजहर तिब्बी इन चीजों को समझता था। जब वो जेल पहले दिन एंटर हुआ है, जेल इंतजामिया ने उसको सारी जेल का विजिट करवाया है। इसको छोड़ने के लिए पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन आए हैं जेल। रात को 11-12 बजे इसको जेल ट्रांसफर किया गया। एंटी डकैती स्टाफ किला गुज्जर सिंह की पुलिस ने इसकी कमीज का कफ नहीं टूटने दिया, वो कलफ नहीं टूटने दिया। और आपको मैंने बताया कि पहले ही दिन जब इसको लाया बेसमेंट में बिठाया 1 घंटे के बाद राना मकबूल साहब जो कि एसएसपी लाहौर थे, ये खुद आए हैं वहां पर। और ये बात, राना मकबूल साहब भी जिंदा हैं और तकरीबन सारे पुलिस वाले जिंदा हैं। और ये मेरे आज खुद प्लांटेड में बयान नहीं, ये वो बात आपको बताऊंगा जो उस वक्त पूरी सीआईए में उड़ी थी। राना मकबूल साहब ने आके मजहर तिब्बी को यह कहा है कि तुमसे इन्वेस्टिगेशन करने का इख्तियार मेरे पास नहीं है, लिहाजा एक सवाल मैं तुमसे पूछता हूं, उसमें अगर तुम्हारे नॉलेज में है तो दुरुस्त बता देना, अगर नॉलेज में नहीं है तो हमारी रहनुमाई कर देना। उसने कहा जी पूछें। उन्होंने कहा है कि जो सदर जियाउल हक के तैयारे के ऊपर लॉन्चर या जो भी जिस चीज से भी कोई धमाका या बारूद या फाड़ा गया है या जिससे भी फायर किया गया है, जिसमें हम सदर पाकिस्तान और जियाउल हक साहब शहीद हो गए हैं, इस वाक्य के बारे में अगर तुम्हारे इल्म में कोई बात है तो बताओ। उसने कहा जी मेरे इल्म में ये बात नहीं। इसके अलावा किसी पुलिस ऑफिसर ने उससे ये नहीं पूछा फलां कत्ल का आला कत्ल बरामद करवा दो, फलां वो जो अगवा बरे तवान था सेठी वाला, उसमें एक हसास अदारे के रिटायर्ड मेजर थे और साथ उनकी अहलिया थी, वो भी उस केस में जुल्फकार सेठी पाम रेस्टोरेंट का जो मालिक था, जिसका पहला 2 करोड़ का अगवा बरे तवान था, उस एफआईआर में चूंकि इन्होंने पैसे ले लिए, एफआईआर उसके बाद दर्ज हो गई, पुलिस इनको ढूंढती रही, लेकिन ये पुलिस के हथे नहीं चढ़ते थे। तो ये सारी स्टोरी थी, इसका जेल आना और सारा सिलसिला। अब नाजरीन, उसके अंदर ना एक बहुत अच्छा इंसान था, चूंकि 12 दफा वो बात करना अच्छा नहीं लगता। बैकग्राउंड वाले बंदे जब इस फील्ड में आएंगे उनका स्टाइल डिफरेंट, वो जालिम और नहीं होंगे इस तरह के, लेकिन जो निचले तबके से ऊपर आएगा वो फट जाएगा, वो खुद का शमलावर होगा, उससे आप किसी रियायत के तवक्को या मुस्तहिक नहीं हो सकते। इस तरह से जो है ना, मजहर तिब्बी ने बड़े लोगों को वहां पे इंस्पायर किया। लोगों की ख्वाहिश होती थी कि वो मजहर तिब्बी का दीदार कर लें। लोग अपने बैरक के इंचार्जों को 500-500 रुपए दे के कहते थे कि अगर मजहर तिब्बी बाहर निकले गेट से तो तुमने फटाफट हमें बताना, हमने सिर्फ उसको देखना है। ये मैंने अपने कानों और आंखों से देखा है कि लोग इतने क्रेजी थे मजहर तिब्बी को देखने के लिए, उसकी ड्रेसिंग को देखने के लिए, उसके वे ऑफ टॉक को देखने के लिए, उसके बारे में, उसके बालों का स्टाइल, वो कैसे खड़ा होता है, यानी इस तरह की बातें बैरकों में आम होती थी। क्योंकि वो एक बड़ा, देखें जी, बंदा जिस फील्ड में भी हो, अगर वो बुरा है उससे बुरा कहें, अगर वो अच्छा है तो मैंने उसका जो बिहेवियर जो पॉजिटिव देखा मैं आपको बता रहा हूँ। रहमत शाह साहब की बात मैंने आपको बताई, मैंने बात बताई, लोगों ने कहा जी ये हो नहीं सकता, तो पिछले दिनों मैंने पोस्ट लगाई है, वही वाकया जो रहमत अली शाह साहब का उनको हार्ट अटैक हुआ तिब्बी की वजह से, सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल इसकी वजह से जेल में मार के, अगले दिन सुपरिटेंडेंट ने आया, मुलाकात फिर अंदर हुई, वो इतना पावरफुल आदमी था। लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूँ कहाँ गया था? वो खत्म हो गया इस काम का। वो देखें, मैंने आपको बताता हूँ कि जरैम की जिंदगी 2 साल होती है, इनके जरैम की जिंदगी भी 2 साल थी। उसके बाद ये जेल आ गया, 93 महीने, अब इसको हिसाब कर लिया कितने साल बनते हैं, तो वो अंदर रहा है। वो 93 महीने तो आप उसकी जिंदगी के डाल ही नहीं ना सकते, वो तो अंदर था, 4 दीवारी में था। तो जब वो बाहर आया तो एक अंग्रेज जिसको वो जेल से रिहा करवा कर लाया है, उसके ऊपर, उसका नाम था क्वीन पाइन, उसके ऊपर 1 किलो और 300 ग्राम हेरोइन का एक्सपोर्ट क्वालिटी की उसके ऊपर मुकदमा था, जो CANASI वो जो होती है एंटी नार्कोटिक्स फोर्स, उन्होंने जो है ना उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च की थी। एयरपोर्ट से वो पकड़ा गया था। तिब्बी का वो जेल में दोस्त बना था, और जब तिब्बी रिहा होकर बाहर आया है, क्वीन पाइन को इसने एज ए गार्ड अपने साथ रख लिया। और जिस दिन इसको जो है इधर जोहर टाउन वाली साइड पे कोई जगह है, वहां पर जब इसका पुलिस मुकाबला हुआ तो वो अंग्रेज क्वीन पाइन मजहर तिब्बी के साथ था, वो भी मारा गया। अब उसके बाद जिसका भाई अजहर गुज्जू था वो इंग्लैंड चला गया। अभी पिछले दिनों कोई 6-8 महीने पहले उसके भाई की डेथ हो गया, कैंसर से वो मर गया, वो भी मर गया, तिब्बी भी मर गया। और ये वो लोग हैं जो अपने मरने के बाद एक सवालिया निशान जो है ना वो छोड़ गए। ये कभी भी किसी को समझ नहीं आती, कभी भी किसी को ये समझ नहीं आनी। और मैं ये चैलेंज करता हूं, कोई समझदार से समझदार बंदा ये नहीं जवाब दे सकता कि वो करना क्या चाहते थे। मैं फिर वही बात आपको कहूंगा कि ऐसे रास्ते पे चल रहे थे जो सीधा मौत की तरफ जाता था। स्टोरियां बहुत हैं, टाइम बड़ा शॉर्ट होता है,
हर बात को उसकी डिटेल में जाना, अगर मैं ना जाऊँ तो आपको बात समझ ही नहीं आनी। इसलिए मेरी मजबूरी होती है। अब मैंने प्रोग्राम को थोड़ा-सा एडिट करना शुरू कर दिया है। जहाँ पे मुझे लगेगा कि मैं गैर मुनासिब बोला हूँ, मैं उसको एडिट करके आपके सामने पेश किया करूँगा। अपना ख़्याल रखिएगा। दोबारा हाज़िर होऊँगा आपके साथ एक नई स्टोरी के साथ। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।